हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी आर चौधरी। मैं विकास कुमावत। स्वागत है आपका गुरु नीति के एक नए एपिसोड में, जो कि केमिस्ट्री का सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का था, ये भी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है, क्योंकि अपन ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज डिस्कस करते हैं अपन सेकेंड पार्ट। बिल्कुल सर, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए कंपाउंड इज आर इनकरेक्ट। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड का मोलिक्यूल है बिल्कुल सर, जिसमें एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे एक मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मोलिक्यूल है, कैल्शियम का हो गया, एक कार्बन का हो गया और 3 एटम अपने पास हो गए किसके? ऑक्सीजन के हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स है वो होते हैं। ऐसा इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, इसका मतलब आपका आंसर नहीं है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ए कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जस्ट यही एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको कैल्शियम में, कार्बन में, ऑक्सीजन में फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। किसी भी फिजिकल मेथड से अपन नहीं। सर फिजिकल मेथड का मतलब? फिजिकल मेथड मतलब केमिकल मेथड का मतलब बाय रिएक्शन, फिजिकल मेथड का मतलब बाय हीटिंग, बाय बॉइलिंग या बाय फ्रीजिंग, ये फिजिकल मेथड है। ओके, तो इससे आप क्या नहीं कर सकते, इसको एलिमेंट्स में अलग नहीं किया, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कांट बी सेपरेटेड लिखा है, इसका मतलब नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, ओके। ए कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी ना, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपाउंड रिटेन करेगा, मतलब वो मेंटेन करेगा। जैसे मतलब कि आप कहोगे कि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसका कार्बन है और ये कैल्शियम है। कैल्शियम की, कार्बन की एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज इस कैल्शियम कार्बोनेट में रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे H2O जो होता है, यहाँ पर भी हम इससे भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, वाटर जो है वो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, लेकिन वाटर को देखने पर अपन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वाटर में जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब कंपाउंड रिटेन नहीं करेगा प्रॉपर्टी को एलिमेंट्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। लास्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाओ या किसी भी सोर्स से लो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशियो रहेगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड। जैसे अपन जो है वो वाटर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, कि वाटर को अपन जो है चाहे किसी नदी से कलेक्ट कर ले, चाहे आप अपने घर की टंकी से कलेक्ट कर लो, कहीं से भी ले लो, हमेशा जो है वो रेशियो क्या रहेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स रहेगा, 1:8 रहेगा। अगर परसेंटेज वाइज कहे तो 11.1% इसमें हाइड्रोजन रहेगा, 88.8% जो है ऑक्सीजन, 88.9% ऑक्सीजन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा जाता है सर? थर्ड ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Atomic weight of an element X is 120 units. Then 1 AMU या 1 unit is defined as 1/12th part by weight of an atom of carbon 12. इसका मतलब ये नॉन कन्वेंशनल स्केल है। ओके, 1/12 पार्ट दिया है और कन्वेंशनल स्केल होता है 1/12 होता है। ओके, और यहाँ 1/18 दिया, ठीक है। ऑन द सेम स्केल, इसी स्केल पर ही, नॉन कन्वेंशनल स्केल पर ही, अदर जो एलिमेंट है भाई उसका एटॉमिक मास दे रखा है 72। ठीक है। आपको इनके रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स एंड वाई इज आर ट्रू, ये अपने को बताने की इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो थोड़ा सा एटॉमिक मास के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि एटॉमिक मास बताते कैसे अपन किसी भी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास बताओगे तो उस एलिमेंट के 1 एटम को कंपेयर करोगे। एक एटम को कंपेयर करना है किसके साथ? कार्बन का 1 एटम है, इसके 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करना। 1/12 मास ऑफ ये, जैसे 1/12 पार्ट है, इसके साथ कंपेयर करोगे उस एलिमेंट के 1 एटम के मास को। ठीक है। अब ये जैसे 50 टाइम हेवियर है, तो उस अननोन एलिमेंट का एटॉमिक मास 50 हो जाएगा। ठीक है। ये 20 टाइम हेवियर है, तो 20। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि भाई
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 AMU है। या तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स हेवियर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है, ये है कन्वेंशनल स्केल। अब ये नॉन कन्वेंशनल स्केल पर बताया, क्योंकि इसने जो लिया है वो 1/18 पार्ट लिया है, न कि 1/12 पार्ट। तो कैसे कंपेयर करेंगे देखना, इस तरह से कन्वेंशनल स्केल पर तो ये आएगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट ए से रिप्रेजेंट करें इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक एटम का मास, या ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में वो यूनिट आ जाएगी नीचे जिस भी स्केल के रेस्पेक्ट अपन लेना चाहते हैं, 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन, ये ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन को इसमें पुट करते हैं। अब ये जो है ना मास ऑफ एग्जैक्ट मास की अगर बात करें ना, किसी भी एलिमेंट के वन एटम का एग्जैक्ट मास कभी नहीं बदलता, रिलेटिव मास बदलता है। रिलेटिव मास बदलता है। कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में अपन स्केल चेंज करते हैं तो मास चेंज हो जाता है। जैसे आपकी हाइट है, मान लो तो आपकी हाइट को एक ए स्टूडेंट की हाइट से कंपेयर करें, जैसे आपकी हाइट 6 फीट है, ए की हाइट 3 फीट है, उसके कंपैरिजन में 2 यूनिट्स होगी, ठीक है। एक अदर स्टूडेंट है जिसकी हाइट से कंपेयर करें जिसकी हाइट 6 फीट है, तो आपकी हाइट 1 यूनिट होगी। अच्छा, किसी से कंपेयर करेंगे तो हाइट चेंज हो रही है, लेकिन वो 6 फीट है तो लेकिन एग्जैक्ट हाइट जो है आपकी वो 6 फीट है, तो 6 फीट वो तो चेंज होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या चेंज हो रही है, रिलेटिव हाइट बदल रही है। और वैसे ही एटॉमिक मास जो रिलेटिव है वो बदलता है, एग्जैक्ट मास कभी नहीं बदलता। ठीक है, ठीक है। तो अब ये अपन देखते हैं कि ये क्या आएगा, E इज इक्वल टू, तो उस एलिमेंट के एक्स एलिमेंट के वन एटम के मास को अपन स्मॉल ए ग्राम लें, ठीक है, ठीक है, और कार्बन के वन एटम के मास को अपन स्मॉल बी ग्राम लें, ठीक है। कार्बन के वन एटम के मास को बी ग्राम ले, और एलिमेंट एक्स के वन एटम के मास को ए ग्राम ले लिया, ठीक है। आपको नॉन कन्वेंशनल स्केल पर ये 120 दे रखा है, हाँ, 120 इज इक्वल टू, ये नहीं बदलेगा, ये तो वही रहेगा, ये का ही रहेगा। अब कंपेयर करें, वो यूनिट आपने बदल दिए, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/12 की जगह 1/18, वहां 18 लिखा है, हाँ, ठीक है, इंटू मास ऑफ कार्बन एटम वही रहेगा, ठीक है, ठीक है। कंपेयर कर देते हैं तो यहाँ पर E अपॉन में क्या आ जाएगा, 120, E अपॉन में 120 इज इक्वल टू 12/80, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 40 हो गया, E इज इक्वल टू 80 आ गया, A 80 आ गया, यानी कि 18 पार्ट से कंपेयर करेंगे तो 120 आएगा, हाँ, और 12th पार्ट से कंपेयर करेंगे तो उसका मास कितना आएगा, 80 आएगा, हाँ। ये रिलेटिव एटॉमिक मास बदल गया। तो आपने क्या कर दिया, यूनिट को थोड़ा बड़ा कर दिया। पहले क्या कर रहे थे, कार्बन एटम के 18 पार्ट किए, यानी 1/18 पार्ट से कंपेयर कर रहे थे, और कन्वेंशनल स्केल में कितने से कंपेयर होता है, 1/12 से। तो यूनिट को बड़ा कर दिया, इसका मतलब एटॉमिक मास डिक्रीज हो, यानी कि कन्वेंशनल स्केल पर उसका कितना आ गया, 80 आ गया, हाँ, 80 बिल्कुल। फिर एक और एलिमेंट दे रखा है Y, जिसका 72 दे रखा है 1/18 पार्ट से, हाँ, तो उसका डायरेक्टली वही तरीका, बिल्कुल, ठीक है। E अपॉन में 72 इज इक्वल टू 12/18, यानी कि 2/3, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से अगर ये देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। E इज इक्वल टू, ये आ गया 48। तो कन्वेंशनल स्केल पर Y का आएगा 48 और X का आएगा 80। तो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल, ठीक है, चेक करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं तो ये देखोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑन कन्वेंशनल स्केल एटॉमिक वेट ऑफ X इज 80 AMU या 80 यूनिट, इसका मतलब ये करेक्ट, ठीक है। ऑन कन्वेंशनल स्केल एटॉमिक वेट ऑफ Y इज 108, ना, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये गलत है ना, बिल्कुल, 48 आया, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑन ए स्केल व्हेन वन यूनिट इज डिफाइंड टू बी 1/13 ऑफ द वेट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक वेट ऑफ X इज इक्वल टू क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली आप यही करो, 12/30, 12/30 इस साइड में ये आ गया, और इस साइड में कन्वेंशनल पर कितना, 80 अपॉन में ये बताना है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4, ये 10, इसका मतलब 200 आ गया, बिल्कुल, तो सही 200, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं D, on a scale when one unit is defined to be 1/15 of the weight of an atom of carbon 12, atomic weight of Y is 90 units। तो देख लेते हैं, कन्वेंशनल स्केल पर कितना है, 48, नॉन कन्वेंशनल स्केल पर बताना है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12/15, 12/15, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 240
4 आएगा। A इज इक्वल टू 240 अपॉन में 4, यानी ये आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट। तो सही कौन सा है? एक तो फर्स्ट सही है, सेकंड का गलत है, एक सी सही है, तो ए एंड सी मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैच करना है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कोड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मास दे रखा है CO2 का, मास दे 88 ग्राम दे रखा है। इसका मतलब क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करने के लिए 44 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल 44 से डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आएगा। 2 मोल आएंगे, 2 मोल आएगा तो 2 मोल डायरेक्टली दे रखा है। पहला बिल्कुल ए में जो है वो फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं वाटर के, तो मॉलिक्यूल्स आपको डायरेक्टली दे रखा है। मॉलिक्यूल तो दोनों क्या हो गए, इक्वली हो गए। 5.6 लीटर दे रखा है ऑक्सीजन का, मोल निकाल लेते हैं अगेन। हाँ, ये वैसे ऑक्सीजन दे रखा, आगे ये देना जरूरी है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एनटीपी या एसटीपी देना बिल्कुल। तो 5.6 कर सकते हैं अपन, अगर नहीं 5.6 लीटर को कन्वर्ट करना है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 1/4 आता है। 1/4 आएगा, तो इसका लिए क्या करेक्ट हो जाएगा 0.25 मोल, यानी कि सी में हो गया कौन सा, थर्ड का। ठीक है, 96 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, बिल्कुल, 96 को डिवाइड कर दो 32 से, बिल्कुल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 मोल आपको डायरेक्टली दे रखा हो गया कौन सा, फोर्थ वाला। 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP अगेन 22.4 लीटर वॉल्यूम आएगा, तो इसका मतलब ये 2 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो लास्ट वाला जो ई है इसको मैच करेगा कौन सा, सेकंड वाला। ऐसा कोई ऑप्शन ए में फर्स्ट, यानी कि अपना सेकंड, और ये वाला तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, बी में चेक कर लेते, बी में फिफ्थ आएगा, तो बी में फिफ्थ आएगा, इसका मतलब ये आगे के और देख लो, सी के लिए 3, बिल्कुल, सी के लिए, डी के लिए 4, बी के लिए और ई के लिए 2, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। A sample of a pure hydrocarbon is burnt in pure oxygen and yields 13.2 gram of CO2 and 5.4 gram of water. ये लिक्विड है। The empirical formula of the hydrocarbon is, तो हाइड्रोकार्बन का एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेशियो बताना। ठीक है, डायरेक्टली बता सकते हैं। नंबर ये जो x की वैल्यू आएगी ना, CO2 के जो मोल्स आएंगे वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, और वाटर की मोल है ना, वहां से आपको ये y की वैल्यू y/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और x की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। मतलब जितना भी कार्बन आएगा बेसिकली CO2 में, वो इसी कंपाउंड मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, और अपन कहे कि मोल्स ऑफ वाटर अगर कहे तो मोल्स ऑफ वाटर में 1 मोल वाटर में 2 मोल है हाइड्रोजन के, 2 है, तो आधा हो जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन एटम बताने के लिए आपको अगर मोल्स दे रखे हैं वाटर के तो हाफ कर दो, हाइड्रोजन एटम के मोल आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल वाटर में 2 मोल्स होंगे हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल, तो आपको मोल्स का एटम के मोल्स का रेशियो ही बताना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये CO2 का मास दे रखा है 13.2, तो x की वैल्यू बताने के लिए ये आ जाएगा x 13.2 अपॉन में 44, तो ये 0.3 आ गया। ठीक है, और इधर करते हैं, और इधर मोल बताने आपको 5.4 है, 5.40 डिवाइड बाय 18, तो ये भी कितना आएगा, 0.3 आएगा, बट ये y/2 इज इक्वल, लेकिन ये y/2 है। हां, तो y इज इक्वल टू 0.6 कितना आ जाएगा, 0.66। रेशियो कितना आ गया, 1/2। एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2। इस पर अपन ने कल भी एक क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था इस पर, वो अलग टाइप का था, क्वेश्चन किया था अपने एम्पिरिकल फार्मूला के किया था, जहां पर आपको अब आप अगर चाहो तो कार्बन का वेट भी बता सकते हो CO2 से, कार्बन का वेट बता सकते हो, और हाइड्रोजन का वेट बता सकते हो वाटर से, और वेट बता करके फिर अगेन वो मोल फाइंड आउट करके ये भी कर सकते हो। लेकिन आपको डायरेक्टली पता है कि CO2 का 1 मोल है, इसका मतलब कार्बन एटम का 1 मोल है, इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 इक्वल है मोल्स ऑफ कार्बन एटम के। और अपन ये कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ वाटर है ना, ये 2 टाइम है किससे, CO2 से। 1 मोल अगर आपको कहे कि 1 मोल वाटर का है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के 2 मोल है, तो जितने भी मोल वाटर के उसको डबल कर दो, वो किसके आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम के मोल। तो आपने ये मोल बताए वाटर के, हाइड्रोजन एटम के मोल इससे डबल होंगे, यानी 0.6 होंगे। बिल्कुल, ये मोल बताए CO2 के, यही मोल होंगे कार्बन एटम के। तो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के मोल का रेशियो बताया अपन ने 1:2। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट सोल्व करने के कई तरीके हैं, हमें वो मेथड काम में लेना है जिसमें टाइम कम से कम लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एट STP 5.6 लीटर ऑफ ए गैस V
is 60 ग्राम, ठीक है। the vapor density of gas is, तो पहले मोलिकुलर वेट बता देते, पहले मोलिकुलर वेट बताते हैं, फिर? और फिर वेपर डेंसिटी इक्वल टू अपने पास होता है m/2 मोलिकुलर वेट relation को होता है। हाफ करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये मोल को इक्वल कर देते तो 5.6 अपॉन में 22.4, बिल्कुल, इज इक्वल टू m/60, हाँ वेट दे रखा आपको 60, 60/m, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 1/4, तो मोलिकुलर वेट आ गया 240, तो अपने पास वेपर डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, तो यानी कि 120, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, caffeine has a molecular weight of 194, ठीक है। if it contains 28.9% by mass of nitrogen, number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine is, तो इस क्वेश्चन को कैफीन का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये जो डेटा दे रखे हैं ना उनकी हेल्प से नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है कि आपको ये कंपाउंड दे दिया आप कहेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, तो अदर डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको कहा कि मीथेन का फॉर्मूला ही है, हाइड्रोजन कितने, तो 4 हाइड्रोजन के एटम कितने, तो वहां आपको की जरूरत होती है, इन डेटास की जरूरत नहीं होती, तो इसका मतलब फॉर्मूला आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप जो डाटा दिया है उस डेटा से हम बताएंगे कि नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू ये होता है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जिसका दैट एलिमेंट जिसकी परसेंटेज दे रखी X मान है, लेते तो वो आपको x या n ले लो, x इनटू जो भी इसका एटॉमिक मास है 14 मोलिकुलर वेट दे रखा है 194 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहां से x की वैल्यू बता दोगे, x इज इक्वल टू 4 है, 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ CaCO3 गिव 11.2 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, बिल्कुल तो 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, ठीक है। द मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द गैसेस, तो पहले तो यहाँ कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा ये देख रहे हैं, CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के थर्मल डिकम्पोजिशन से किसका फॉर्मेशन होगा, CO और साथ में CO2, ठीक है। आपको ये कहा कि ये 11.2 लीटर यानी 2 लीटर है, हाफ मोल है, ठीक है। 22.4 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 1/2 मोल है, ठीक है। अब 1/2 मोल के लिए 1/2 मोल KOH की रिक्वायरमेंट हो, ठीक, बिल्कुल। 1/2 मोल KOH का मतलब 1/2 इनटू क्या कर दो, मोलिकुलर वेट कर दो KOH का, तो KOH का मोलिकुलर वेट के लिए 39 प्लस में 70 56, तो ये आपका मास आ जाएगा 28 का, ठीक है, 28 सिंपल सा काम, KOH की रिक्वायरमेंट 28, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 40 ml of a mixture of acetylene and CO is mixed with 100 ml of oxygen gas and the mixture is exploded, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोजन किया है इसका, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये हाइड्रोकार्बन है तो CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट होगा, और ये CO2 में, ओनली CO2, ठीक है। The residual gases occupied 104 ml and when these are passed through KOH solution, क्या करेगा KOH solution? KOH सर CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 का एब्जॉर्ब करेगा। एक वर्ड और दिखता है सर ऐसे क्वेश्चनों में, पायरोगेनोल, तो वो भी, हाँ एल्केलाइन पायरोगेनोल, हाँ। तो ये किसको एब्जॉर्ब करता है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का ऑक्सीजन काम को, करता है, और टर्पेंटाइनोल जो है ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। The volume becomes 48 ml. The volume of acetylene and CO in original mixture are respectively P and T यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अपन सबसे पहले इसका x ले लेते हैं, या फिर x ले, सबसे पहले इसका वॉल्यूम ले लेते हैं x ml और इसका ले लेते हैं y ml, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस y इज इक्वल टू क्या, 40, ठीक है। फर्स्ट अब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्योंकि एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसका एसिटिलीन का भी, तो ये एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन होगा, इट मींस CO2 और वाटर CO2 और प्लस में H2, और अगर इसको बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा 5/2, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, CO प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO2, ठीक है। ये क्वेश्चन CO2 के वॉल्यूम से ही हो जाएगा, और अपन अगर चाहे तो यहाँ ये जो वॉल्यूम दे रखा है ना कि लॉस कितना हुआ वॉल्यूम में या कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ वॉल्यूम, वहां से भी देख सकते, उससे भी सॉल्व कर सकते। हाँ, दोनों डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक डेटा ही सफिशिएंट था। जैसे अपन यहाँ से देखें, अगर एसिटिलीन का अपन ने मास क्या लिया, x लिया, x और उसका लिया y, ठीक है। तो देखो देखिए x से कितने वॉल्यूम CO2 का फॉर्मेशन होगा, x से अभी 2x का 2x एक से 2 बन रहे हैं तो x से 2x, हाँ 1 ml से 2 ml का, तो x ml से 2x ml का, क्योंकि P and T कांस्टेंट होते हैं, तो जैसे जो मोल का रेशियो होता है ना वही वॉल्यूम का रेशियो, बिल्कुल, ठीक है। तो x ml से 2x ml का, अपन ने इसका y लिया, y से इसके एक से इसका एक बनता है, तो y से इसका भी y बनेगा, तो टोटल CO2 का वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा देखना, इज इक्वल टू
ये 104 था, ठीक है, और ये डिक्रीज होकर के ये रह गया है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कितने का है? डिफरेंस है वही CO2 है। इसका मतलब ये डिफरेंस कितने का है? 56 का। 56 यानी 104 में से माइनस कर दोगे 48 को, ये आएगा 56। तो अब देखो यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, बिल्कुल सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 16 आ गया, x इज इक्वल टू 16 आ गया, तो y इज इक्वल टू अपने आप 24 आ गया। बिल्कुल, तो 16 एंड 24 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलम दे रखे हैं आपको, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन, तो ये 10 ग्राम CaCO3 है, इसका डीकंपोजिशन करेंगे तो CeO एंड CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो 10 ग्राम का मतलब मोल कितने हुए? 10/100 यानी कि 0.1 मोल से CO2 के 0.1 मोल का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल, स्टोइकियोमेट्री यही कहती है कि इसके 1 मोल 0.1 मोल का मतलब वॉल्यूम क्या होगा उसका? 2.24 लीटर। 2.24 लीटर, तो ये 4 आ गया, ए में आ गया 4। ठीक है, 1.06 ग्राम Na2CO3 है, ठीक है, एक्सिस HCl है, तो HCl की इसके साथ रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl और H2 प्लस CO2 या H2CO3 कर दें, H2CO3, जिसको अपन ये लिख सकते हैं वाटर एंड CO2 प्लस CO2। बिल्कुल, तो अपन ये कह सकते हैं कि जितने मोल होंगे ना इसके, उतने ही मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो इसके मोल बता देते, बिल्कुल बता देते। 1.06 को 106 से डिवाइड, 106 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है, तो ये 0.01, ठीक है, तो 0.01 मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा, इतना CO2 होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 0.2248 हो जाएगा। हाँ। यानी बी में आ जाएगा अपना कौन सा? फर्स्ट वाला। ठीक है, 2.4 ग्राम कार्बन है, इसका मतलब 0.2 मोल है, बिल्कुल 12 से डिवाइड कर देंगे। एक्सिस ऑक्सीजन है, कंबशन करे, इसका मतलब CO2 का फॉर्मेशन बनेगा, और 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बनेगा। इसका मतलब अपने पास यहाँ CO2 का मोल कितना बनेगा? कितना कार्बन? 0.2, तो 0.2 मोल CO2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4.48। ठीक है, तो यानी सी में हो गया कौन सा? सेकंड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, इसके लिए 28 होता है, CO2 बनेगा। हाँ, इसका 28 है, तो 28 से डिवाइड कर देते हैं, अगेन 0.56 अपॉन में 28, तो ये 0.02 आएगा, 0.02 मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा। 0.02 मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.448 लीटर आएगा, ये आ जाएगा। यानी कि डी में हो जाएगा कौन सा? थर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सबसे पहले ए को देखो, ए में 4 का मतलब फर्स्ट और थर्ड को, बी में फर्स्ट, सी में देखते हैं, सी में जो है वो अपना सेकंड है, तो सी में सेकंड है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और डी में क्या आ रहा है? डी में 3 आ रहा है। ठीक है, ये करेक्ट मैच हो गया। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्लोरीन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन about 200 degree Celsius to form ClF3 as shown by this equation। ये इक्वेशन नोट कर रखा। ठीक है, if equal number of moles of Cl2 and F2 are combined, the maximum number of moles of ClF3 that could be formed will be equal to। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, बिल्कुल लिमिटिंग रिएजेंट का। आपको रिएक्शन दे रखी है, कोई भी मोल ले लो, x ले लो, 1 1 ले लो, इक्वल मोल लेने हैं आपको, 1 1 ले लो, x x ले लो, 10 10 ले लो। तो ये जैसे मैंने 1 1 मोल ले लिया, Cl2 प्लस में 3F2 है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका? 2ClF3 का। ठीक है, इसका 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया। ठीक है, विकास सर बताएं कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट बताएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट का लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कंसेप्ट, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे गिवन मोल को डिवाइड कर देते हैं। गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाँ, जो भी गिवन मोल है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। इनमें से जो भी कम आता है वो अपना क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन अपना क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर प्रोडक्ट के मोल बताने तो कुछ भी नहीं करना, जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू है उसको स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। लास्ट क्लास में आपने हमें सिखाया था सर, तो ये आ गया अपने पास कितना? 2/3। ठीक है, तो अपन क्या बताएंगे? Cl2 F2 के जितने मोल थे ना, उसके 2/3 टाइम मोल का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में से देख लेते हैं। आपको यही कहा है कि मैक्सिमम मोल कितने होंगे ClF3 के? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इनकरेक्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन नहीं, ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 नहीं, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 थर्ड के किसकी? वो भी F2 के, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट F2 है, और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में बनता है, उसके अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट में बनता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना? फोर्थ वाला अपना आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
ये सॉल्यूशन इज, ये एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें बेस भी है और 2 एसिड्स है, मिक्सर है। बिल्कुल। आपको ये बताना है कि ये सॉल्यूशन किस टाइप का है, यानी इसकी नेचर किस टाइप की है, ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। एसिडिक कब हो, जब मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड मोर देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है तो एसिडिक, हाँ, अगर बेस के ज्यादा है तो बेसिक, और दोनों इक्वल आ जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, अपन तो हमें यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट ही चेक करना है। हाँ, मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। एक ही बात है, मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम हो। तो अपन इसको वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं करते, ये 50 हो गए बेस की मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। इन दोनों के ऐड कर देते हैं, कितने आ रहे हैं? अच्छा, इन दोनों के ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो मिली इक्विवेलेंट देख लेते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है सर। हाँ, वॉल्यूम इन एमएल। तो यहाँ आ गया कितना 30 और और यहाँ आ जाएगा कितना 20, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 50, और वहां से बेस का भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। इसका मतलब दोनों के तो इक्वल आ गए, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल हो गए। इसका तो मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन इसका न्यूट्रल रहेगा, ना तो एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल रहेगा। कब एसिडिक होता है हमने ये भी बताया, कब बेसिक होता है ये भी बताया, और कब न्यूट्रल होगा, इसका आंसर न्यूट्रल क्यों होगा ये भी बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ M2OX, ये मेटल का ऑक्साइड है जिसका मास दे रखा है 4 ग्राम, was reduced to 2.8 ग्राम of the metal, यानी इसमें जो मेटल का मास है, मेटल का मास जो है वो 2.8 है, तो ऑक्सीजन आ जाएगा जितना भी हाँ रिमेनिंग। बिल्कुल। If the atomic mass of the metal is 56 ग्राम per mole, the number of oxygen atom in the oxide is, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम पूछे, कई तरीके से कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। अपन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज से भी, कि ऑक्सीजन की या मेटल की परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। और अपन इक्विवेलेंट वेट बता करके भी बता सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है मेटल का वेट कितना 2.8, ठीक है। वेट ऑफ मेटल अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल E, ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग जितना भी 1.2 अपॉन में 8, तो यहां से E आ गया आपका, बिल्कुल E ये आ गया 14 into 8 अपॉन में 6, ठीक है, यानी ये हो गया 4 3, ठीक है, 56 by 3, ये इसका E आ गया। ये E आ गया। अब आपको वैलेंसी बतानी है, तो वैलेंसी बताते हैं तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू अपने पास होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, n, ठीक है। तो एटॉमिक वेट इसने दिया है 56, तो ये 56 हो गया, इसका मतलब n इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3 आ गया, वैलेंसी 3 आ गई, वैलेंसी 3 आ गई। इसका मतलब अपन ये देख सकते हैं यहां से कि फॉर्मूला क्या होगा। तो ये इसको अगर आयोनाइज करोगे मेटल के लिए वैलेंसी आयोनाइज करेंगे तो ये जो है वो इसको ऐसे आयोनाइज करेंगे हम M+X, और ऑक्सीजन पर जो है वो कितना -2, तो ये यही वैल्यू बतानी थी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये आ गई अपने पास। अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, आपको मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला दे रखा है और आपको मेटल का वेट भी दे रखा है, तो यहाँ से मेटल की परसेंटेज आ जाएगी ऐसे 2.8 अपॉन में 4 into 100, ठीक है, यानी कितने परसेंट है मेटल 70% मेटल आ गई, ठीक है। 70% मेटल आ गया, तो 70 इज इक्वल टू ठीक है, ये 70% है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना होगा 30% हो जाएगा, 30% ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब 30 इज इक्वल टू अपने पास यहाँ ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 16x, हाँ into 16, ठीक है। और नीचे टोटल मॉलिक्यूलर वेट अपने पास आ जाएगा 56 into 2, हाँ, तो 112 प्लस में 16x एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, बिल्कुल वही वैल्यू आएगी कितनी 3 है, ठीक है सर। तो दो तरीके हो गए वैसे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 0.45 ग्राम ऑफ ए डाइबेसिक एसिड, इसका मतलब बेसिसिटी 2 है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2 है। अच्छा, एक एसिडिटी होता है सर, वो क्या होता है? एसिडिटी बेस के लिए होता है, बेस में कितने ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अच्छा ठीक है, या फिर बेस कितने प्रोटॉन को, जैसे बेस अगर होगा तो लॉन पेयर को क्या करेगा डोनेट करेगा, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो बेस का 1 मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, ये है एसिडिटी। जैसे अगर कोई आपको अगर कहे कि NH3 है, NH3 के लिए अगर कहे कि एसिडिटी कितनी होगी, जिसमें 1 लॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, यानी 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताएंगे, एसिडिटी 1 होगी। आपको कहे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये OH- डोनेट करता है, तो कितने OH- डोनेट करेगा 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए एसिडिटी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है, ओके। और अगर एसिड के लिए देखें, जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका 1 मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, या इसमें कितने हाइड्रोजन है जो मेटल एटम से रिप्लेस हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर, तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी 2। अच्छा सर, फास्फोरस के केस में भी ऐसा ही होता है क्या कि जितने दिखते हैं उतने हमेशा रिलीज होते हैं? फास्फोरस की जो ऑक्सी एसिड है उसमें ऐसा नहीं होता। देखो
ओनली हाइड्रोजन वही रिप्लेस होगा, जैसे अगर अपन कहें कि फॉस्फोरिक एसिड है और ये फॉस्फोरस एसिड है और ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 H3PO4 फर्स्ट हो गया फॉस्फोरिक एसिड, ये H3PO3 ठीक है, ये फॉस्फोरस एसिड और ये हाइपोफॉस्फोरस है। अब इसमें हाइड्रोजन तो 333 है बट बेसिसिटी 333 नहीं है। अच्छा। इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। कैसे स्ट्रक्चर से देखेंगे तो यहां पर ये है फर्स्ट में इस तरह से, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये भी रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा या ये भी रिप्लेस होगा। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब सेकेंड के केस में देखेंगे तो सेकेंड के केस में यहाँ OH नहीं आएगा, यहाँ ये हाइड्रोजन आएगा, तो ये हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है? फॉस्फोरस से P कनेक्ट से, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये नॉन रिप्लेसेबल है, तो इस केस में 2 ही आएगा। और लास्ट वाले केस में यहाँ पर ये जो है ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब बेसिसिटी कितनी होगी? 1। अच्छा, तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो डाई बेसिक दे रखा है, यानी उसके लिए बेसिसिटी दो हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं। हाँ, अब उसके लिए कहा है कि ये तो बेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो ये 200 ml 0.05 NaOH है। आपको उसका मोलिकुलर वेट बताना है। फर्स्ट अपन उसका इक्विवेलेंट वेट बताएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई या ग्राम इक्विवेलेंट दोनों की इक्वल कर दो। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये अपन इस तरीके से बता सकते हैं। अगर ग्राम में वेट दे रखा हो तब E से डिवाइड कर दो, यानी इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो। नॉर्मेलिटी अगर दे रखी हो तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर वाले वॉल्यूम से। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये जो है वो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको वेट दे रखा है 0.45, अपॉन में क्या कर देंगे? E, अपॉन में E आ गया, उसका E बताएंगे पहले, इज इक्वल टू N इंटू V लीटर में लेंगे। V लीटर में लेंगे तो ये N तो ये हो गया 0.05 इंटू ये 200 अपॉन में 1000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये 1000 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 है। 450, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू ये अपने पास आ जाएगा भाई 450 अपॉन में 0.02 पॉइंट, ये आ जाएगा 10, तो 45 हो गया। ये 45 आ गया। ठीक है, बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी 2 है। रिलेशन क्या होता है इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है सर, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपने पास आ गया, E दे रखा 45 और वैलेंसी फैक्टर क्योंकि डाई बेसिक आपने बताया था अभी, तो ये 2, तो मॉलिक्यूलर वेट अपने पास आ जाएगा 90। अच्छा ठीक है, 90 आ गया मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड है, वही क्वेश्चन था जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि कितने। अब जैसे इसमें आपको ये रिएक्शन नहीं देकर के आपको इसमें दिया जाता कि N फैक्टर कितना है तो 3 बताते हैं, वो मैक्सिमम कितने रिप्लेस हो सकते हैं, बट इस रिएक्शन में कितने रिप्लेस हो रहे हैं? यहाँ तो सर एक ही रिप्लेस हो रहा है, यहाँ एक दो रिप्लेस हो रहे हैं। Na2 है तो 2 रिप्लेस हो रहे हैं, एक बच रहा है, एक रह रहा है, 2 रिप्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड। अच्छा, तो इस रिएक्शन में इसका वैलेंस फैक्टर 2 है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो वैलेंस फैक्टर होता है वो वेरिएबल होता है? हाँ बिल्कुल, रिएक्शन के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे इसी रिएक्शन को अगर ये इस तरह से 1 मॉलिक्यूल होता, अगर फॉस्फोरिक एसिड प्लस में NaOH अगर ये है, अगर 1 ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है इस तरह से अगर होता, तो इस केस में ये 98 आ। ओके, क्योंकि कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है? मैक्सिमम रिप्लेसेबल 3 है, बट वो कितना रहा है इस रिएक्शन में? 1 हो रहा है। तो यहाँ इसका वैलेंस फैक्टर 1 है और यहाँ कितना है? 2। तो तब तो फिर जो इक्विवेलेंट वेट है वो भी वेरिएबल ही होगा। बिल्कुल, इक्विवेलेंट वेट भी वेरिएबल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 98/2 यानी 49। ठीक है, सिंपल सा काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में मास दे रखा है एसिड का और आपको इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है अभी 13 वाला जैसा था, बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या करना है इसमें? तो E पूछा है, आगे कुछ मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं बताना है, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे अपन? 0.126/E इज इक्वल टू 20 into 0.1 by 1000। बिल्कुल, तो ये तो सिंपल सा था। तो ये 126/2 यानी कि 63 आ गया। 63 आ गया, 60। ठीक, ये 63 फोर्थ ऑप्शन। ठीक है सर, इक्विवेलेंट वेट को लेकर जो है जितने भी डाउट थे वो सारे दिमाग में क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। अगेन आपको मोल दे रखे BaCl2 के
और इसको मिक्स किया है Na3PO4 के साथ। ठीक है। आपको कहा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म दिस। ठीक तो है, इसका मतलब रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले, बिल्कुल BaCl2 प्लस Na3PO4 तो हमारे पास बन गया बेरियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला ये होगा Ba3PO4 ट्वाइस। इसका मतलब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो Ba3 है, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा। ठीक है, PO4 ट्वाइस है, इसका मतलब यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, और साथ में अगर कहें NaCl बन तो जाएगा 6 NaCl आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। तो लेकिन स्टोइकियोमेट्री से जब भी हम रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट एपिसोड में पढ़ा था ये। तो आप अपन इसके जो मोल दे रखे हैं T = 0 पर BaCl2 के कितने मोल दिए? 0.5 डिवाइड कर दो, इसके कितने दे रखे हैं? 0.2। अब लिमिटिंग रीजन के लिए विकास सर बताओ दीजिए, हम कई बार बात कर चुके हैं ये जो लिमिटिंग रीजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, और जिस रिएक्टेंट के लिए वैल्यू मिनिमम आए वो लिमिटिंग वही अपना लिमिट। तो ये 1/6 आ रहा है, ये 1/10 आ रहा है। बिल्कुल, तो 1/6 ज्यादा है, 1/10 कम है। बिल्कुल, तो ये वाला जो है वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसका अमाउंट इसी पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, ठीक है। अब आपको ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं करने, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, बेरियम फॉस्फेट का 1 है तो मिनिमम वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल, तो इसका मतलब 0.2/2 यानी कि 0.1 बन गए। बिल्कुल, ये तो आंसर आ गया इसका सीधा 0.1। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जे डेंसिटी ऑफ 1.11 ग्राम पर सीसी, द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो स्मॉल m एंड कैपिटल M में क्या रिलेशन है? स्मॉल m इज इक्वल टू ये 1000 इनटू कैपिटल M, ठीक है, अपॉन में 1000 T, ठीक है, यहाँ डेंसिटी ग्राम पर ml में, माइनस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन है स्मॉल m एंड कैपिटल M। ठीक है, मोलरिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, स्मॉल m आपको दे रखा है, कहा है कि 3 मोलर है। ठीक है, तो ये 3 दे रखा है, कैपिटल M पूछा आपसे। ठीक है, तो 1000 कैपिटल M, ठीक है, 1000 T, ये अपने पास हो जाएगा 1110 माइनस m निकालना है, और इनटू मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये कितना आ जाएगा? 3330 माइनस 120 m इज इक्वल टू 1000 m। ठीक है, तो ये ऐड कर लेंगे तो 1120 m, बिल्कुल, 40 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 3330 इज इक्वल टू 11120 बाय इनटू m, तो m इज इक्वल टू आ गया 3330 बाय 1120। तो ये स्लाइटली लेस देन 3 होगा, क्योंकि अगर ये 336 होता तो 3 आता, स्लाइटली लेस देन 3 होगा। स्लाइटली लेस देन 3 होगा तो बाकी सारे ऑप्शन कोई लेस देन 3 का ऑप्शन ही नहीं है, स्लाइटली लेस देन 3 का ऑप्शन ही है। अच्छा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व किया जाता है, मतलब एग्जाम में टाइम बचाने हाँ, के लिए, अपन को पूरा ऐसे भाग करने की या डिवाइड करने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जैसे 112 है, 3 टाइम इसका हो गया 336, इसका मतलब 333 है, इसका मतलब स्लाइटली लेस देन। तो इसका मतलब ऐसे टाइम बचाते हैं जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। द क्लोराइड ऑफ ए मेटल M contains 65.5% of chlorine, 100 ml of the vapor of the chloride of the metal at STP weighs 0.72 gram. The molecular formula of the metal chloride is। इसका मतलब 100 ml वेपर का मास दे रखा है STP पर, 0.7 तो यहाँ से मोलिकुलर वेट बता सकते हैं। तो मोलिकुलर वेट कैसे बताएंगे? 100 ml वेपर का मास दे रखा है 0.72 ग्राम, ठीक तो है, 1 ml का बता देंगे यहाँ से 0.72 बाय 100 ग्राम, तो 22.4 का निकालेंगे, यानी 22,400 ml लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, यहाँ पर हमने ml में काम में लिया है। हाँ, ml का ही मास दे रखा है, तो 0.72 इंटू बाय 100 इंटू 22,400 यानी 224 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो आएगा 161.28, यानी 161 के आसपास 161 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ से मेटल क्लोराइड में क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है, तो रिमेनिंग मेटल है, बाकी का मेटल बच गया। हाँ, तो वहां से इक्विवेलेंट वेट बताएंगे कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखना इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो ये 65.5 क्लोरीन का वेट, ये क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मेटल का वेट कितना रह जाएगा पीछे? 35.5 बाई ई, 34.5 अपॉन में ई, तो यहाँ से ई आ जाएगा आपके 18.7 के। ओके, ठीक है, ये ई आ गया। अब अपन क्लोराइड वेपर डेंसिटी मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें वैलेंसी बताते हैं मेटल की।
कैसे बताएंगे? मेटल क्लोराइड का जो मोलिकुलर वेट है, ठीक है, उसको मेटल क्लोराइड के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो जैसे अपन ये देखो, ये CaCl2 है, हाँ। ये तो फॉर्मूला दे दिया, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि मेटल के 1 एटम के साथ क्लोरीन के 2 एटम है तो वैलेंसी 2 होगी। बट अगर आपको मोलिकुलर वेट से बताना हो तो भी बता सकते हैं। जैसे ये देखो 111, ये इसका मोलिकुलर वेट है, और इसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? 20 प्लस 35.5 यानी 55.5। तो ये आ गया ना, तो ये आ गया 2, बिल्कुल ऐसे बता सकते तो किसी मेटल क्लोराइड के लिए, मेटल क्लोराइड में मेटल की अगर वैलेंसी बतानी हो तो ऐसे बता सकते हैं, मेटल क्लोराइड का मोलिकुलर वेट अपॉन में मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, जो कि इक्वल होगा E प्लस 35.5। तो इसका मतलब ये हो गया, फिर अपने पास अभी मेटल का आया था कितना? 161.28 हाँ, अपॉन में 18.7 प्लस 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 35 क्योंकि मेटल क्लोराइड का है। ठीक है, तो ठीक ये है आ गया अपने पास। तो ये क्या है? मोलिकुलर वेट, पूरा मोलिकुलर वेट है पूरे मेटल क्लोराइड का, और ये मेटल क्लोराइड का ये इक्विवेलेंट वेट है। तो इनका रेशियो जो होता है वो मेटल की वैलेंसी है। ठीक है, वो मेटल की वैलेंसी आ तो ये 54 के अराउंड आ रहा है, 54 के अराउंड आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 3 के टाइम्स जाएगा। तो वैलेंसी इज ऑलवेज इंटीजर। अगर 3.1 भी आ रहा है तो 3 लेना है, 2.9 भी आ रहा हो तो 3 लेना है। तो इसका मतलब फॉर्मूला अपने पास मेटल की वैलेंसी M+3 और Cl माइनस, तो अपने पास आ गया MCl3। ठीक है सर, बिल्कुल ओके। तो इसका मतलब थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड बाय कैरियस मेथड। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड विल बी। तो ये एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, कैरियस मेथड से हैलोजन का एस्टिमेशन करते हैं। हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए कैरियस मेथड यूज करते हैं और प्रेसिपिटेट की वेट से करते हैं। इसके बारे हाँ, में ठीक है। डूमा मेथड और जो जेल्डोल मेथड है नाइट्रोजन के लिए काम, और लिबिंग मेथड है कार्बन और हाइड्रोजन। ओके। सल्फर है, पी के लिए भी कैरियस मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका जो एस्टिमेशन करते हैं ना हैलोजन का, वो सिल्वर हैलाइड के वेट से करते हैं। सिल्वर हैलाइड का मतलब क्लोरीन का एस्टिमेशन करना हो तो AgCl के वेट की रिक्वायरमेंट होगी, ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना हो तो AgBr की, और आयोडीन का एस्टिमेशन करना हो तो AgI की। ठीक है, क्योंकि अपन कहते हैं जैसे मान लो AgI का 1 मोल है तो उसमें आयोडीन का 1 मोल ही तो है। बिल्कुल है, AgI के 1 मोल में आयोडीन का 1 मोल, यानी अपन ये कह सकते हैं कि 108 प्लस में 127 ग्राम में 127 ग्राम। ऐसे अगर AgBr के लिए कहे तो AgBr के लिए कहे तो 108 प्लस 80 और 188 में 80 ग्राम, 188 में 80 ग्राम। ठीक है, ठीक है। अब 1 ग्राम में अगर बताना हो तो ये आ जाएगा 80 बाय 188, और आपको इसका मास दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड का, ब्रोमीन का वेट बताना है तो ये वेट ऑफ ब्रोमीन ये आ जाएगा 80 अपॉन में 188 इनटू 0.12 अपॉन में ये कंपाउंड का वेट दे रखा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये परसेंटेज आ जाएगी 34%। 34 करेंगे तो आएगा 34.04%। ठीक है, तो ये हो गया अपना परसेंटेज कम। अगर आपको ऐसे ही अगर सिल्वर ब्रोमाइड की जगह अगर सिल्वर क्लोराइड का वेट दे रखा होता तो क्लोरीन की परसेंटेज कैसे बताते? क्लोरीन के लिए AgCl को ले लेते। हाँ, तो ये 35.5 अपॉन में 143.5 इनटू वेट ऑफ AgCl अपॉन में वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। बिल्कुल, यानी आपको जिसकी भी परसेंटेज बतानी हो, वेट ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में वेट ऑफ कंपाउंड इनटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट इज 0.056 कैलोरी पर ग्राम। कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है सर? स्पेसिफिक हीट का मीनिंग ये है कि किसी भी सबस्टेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे अगर आपको 27 डिग्री सेल्सियस पर एक सबस्टेंस 1 ग्राम है और 28 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके करना है, तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट। अच्छा अच्छा। अब स्पेसिफिक हीट से अपन एटॉमिक वेट बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। यहाँ जो है वो एक वो ड्यूलोंग पेटिट, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, वहीं से रिलेट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ ये हो गया स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इनटू एटॉमिक वेट, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 6.4। तो यहां से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू ये आ जाएगा, अप्रोक्स एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, ठीक है, 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट, यानी ये आ जाएगा 0.056, और ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 114 के करीब आएगा। ठीक है, अब यहां से अपने को क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है तो रिमेनिंग मेटल होगी, बाकी का मेटल हो गया। बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से अपन इक्विवेलेंट वेट बताएंगे जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही तरीका। हाँ,
तो मेटल का वेट अपॉन में मेटल का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्लोरीन का वेट अपॉन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मेटल का वेट कितना आ जाएगा, तो ये 49.5 है तो वो 55.5 है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, अपॉन में E इज इक्वल टू 49.5 अपॉन में 35.5, तो ये इक्वल है। तो इसका मतलब E की वैल्यू ये 35 के अराउंड है, 35.5 के अराउंड। इसको डिवाइड कर दो 114 को तो यानी 35, n इज इक्वल टू आ जाएगा 114 बाय 35. ये अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट जो है वो कितना आएगा, ये 3 के अराउंड आएगा, और वैलेंसी इज ऑलवेज इंटीजर, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये फ्रैक्शनल आता है तो अपन को नियरेस्ट इंटीजर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 3.1 है तो भी 3 लेना, 2.9 है तो भी 3 लेना। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। बिल्कुल ठीक है, तो ये आज हमने गुरुनीति का सेकंड एपिसोड देखा, केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगले पार्ट में हम रेडॉक्स रिएक्शन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ का, हाँ, इसके पीडीएफ का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सीएलसी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।